इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक साथ मिलके इस बात की पड़ताल करते हैं कि कैसे धातु के छोटे छोटे साधारण से दिखने वाले टुकड़े राजस्थान के उस विशाल और शानदार इतिहास के बंद दरवाजे खोल देते हैं। देखिए, इतिहास अक्सर राजाओं के दरबार में बैठे लेखकों द्वारा लिखा जाता है, राइट? लेकिन जो चीज जमीन के नीचे सदियों तक दबी रहती है ना, वो अक्सर सबसे सच्ची कहानी बयां करती है। तो आज का हमारा सफरनामा कुछ ऐसा दिखने वाला है। हम इन मूक कथावाचकों से अपनी बात शुरू करेंगे, फिर सबसे पुराने सिक्कों, स्वर्ण युग, राजाओं के अनोखे प्रतीकों और राजपूताना की क्षेत्रीय मुद्राओं से होते हुए सीधा ब्रिटिश कलदार युग तक की एक दिलचस्प यात्रा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, मूक कथावाचक, धन से कहीं अधिक। आइए समझते हैं कि मिट्टी में सने ये छोटे सिक्के दरअसल इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य क्यों हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इस पूरी स्टडी को कहते क्या हैं। इसे कहते हैं न्यूमिज्मैटिक्स, यानी सिक्कों का अध्ययन। एक साधारण सी मुद्रा किसी खोए हुए साम्राज्य की वास्तविक सीमाओं, उसकी अर्थव्यवस्था और वहां के कल्चर का एकदम सटीक नक्शा तैयार कर सकती है। जरा सोचिए, अगर किसी राजा का सिक्का किसी बहुत दूर दराज के इलाके में मिलता है तो इसका साफ मतलब है कि या तो उसका साम्राज्य वहां तक फैला था या फिर वहां के साथ उसके मजबूत व्यापारिक संबंध थे। है ना कमाल की बात? और ये चीज बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि कैसे न्यूमिस्मेटिक्स हमारे जाने माने इतिहास को भी चुनौती दे सकता है। अब हल्दी घाटी के युद्ध को ही ले लीजिए। 1576 के इस युद्ध के बाद भी मेवाड़ में जो सिक्के ढले वे मेवाड़ी सिक्के ही थे। अगर मुगलों का वहां पूर्ण नियंत्रण हो गया होता तो जाहिर सी बात है वहां मुगल सिक्के चलते। ये इस बात का एक अकाट्य सॉलिड प्रमाण है कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ हुए उस प्रसिद्ध युद्ध के बहुत बाद तक भी अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बरकरार रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, राजस्थान के सबसे पुराने सिक्के, आहत मुद्राओं का युग। 600 ईसा पूर्व। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। ये आहत मुद्राओं का युग है जो राजस्थान के इतिहास में पूर्ण रूप से सबसे पुराने मुद्राएं मानी जाती हैं। और पता है इन मुद्राओं की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इन पर किसी भी राजा का नाम नहीं लिखा होता था, बल्कि इन पर केवल ठप्पे या कहें कि पंज लगाए जाते थे। ये पिना नाम वाले शुद्ध चांदी और तांबे के टुकड़े कई प्रमुख पुरातात्विक साइट्स पर बहुत ही सावधानी से खोजे गए हैं। टोंक जिले में ढीर नदी के किनारे बसे रेड से लेकर जयपुर के पास सांभर और बैराठ तक, और चित्तौड़गढ़ की नगरी में ये प्राचीन मुद्राएं भर भर कर मिली हैं। नगरी के सिक्कों से तो हमें प्राचीन मध्यमिका और शिवी जनपद की बहुत ही प्रामाणिक जानकारी मिलती है। और यहां एक बहुत ही मजेदार बात है, टोंक के रेड को भारत का टाटा नगर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां भारत में चांदी के सिक्कों का अब तक का सबसे विशाल भंडार मिला है। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये उस दौर में राजस्थान के इस हिस्से की अकल्पनीय आर्थिक संपन्नता को दर्शाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, स्वर्ण युग, शाही संपत्ति के प्रतीक। चलिए अब चांदी और तांबे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं सोने की ओर और देखते हैं कि शाही सफलता के ये कीमती प्रतीक कैसे विकसित हुए। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ये सफर बेहद खास रहा है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासक विम कडफिसेस ने पेश किए थे। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो मेवाड़ के शासक बप्पा रावल ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। और फिर सदियों बाद 1893 में AK वेब ने पहली वैज्ञानिक कैटलॉग प्रकाशित करके राजपूताना की इस पूरी संपत्ति का एक सुव्यवस्थित दस्तावेजीकरण किया। भाग 4, शासकों के प्रतीक, धातु पर पहचान। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे राजाओं ने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल PR के लिए इन सिक्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सिक्के अब सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं थे, वे पावर का सिंबल बन गए थे। अजमेर के संस्थापक चौहान शासक अजय राज का ही उदाहरण ले लीजिए। 1113 ईस्वी के उनके सिक्के इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। सिक्के के एक तरफ देवी लक्ष्मी की छवि है और दूसरी तरफ श्री अजय देव लिखा हुआ है। मतलब ईश्वर का आशीर्वाद और खुद की पर्सनल ब्रांडिंग, दोनों का एकदम सटीक और अचूक मिश्रण। और ये क्रिएटिविटी यही नहीं रुकी। 9वीं शताब्दी के प्रतिहार सिक्के भीड़माल और सांभर में खूब चलते थे। चौहान शासक सोमेश्वर ने तो अपने सिक्कों पर बैल के प्रतीक की मुहर ही लगा दी। लेकिन एक बात तय थी, किसे पैसे छापने की अनुमति है ये सीधे तौर पर राजनीतिक गठबंधनों पर निर्भर करता था। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बाद राजस्थान की पहली टकसाल आमेर में खुली। ये साफ दिखाता है कि सत्ता का केंद्र अब कैसे शिफ्ट हो रहा था। भाग 5,
राजपूताना की क्षेत्रीय मुद्राएं। अब हम एक नज़र डालेंगे उन रियासतों की स्थानीय मुद्राओं पर जिनके नाम और आकार सच में हैरान कर देने वाले हैं। क्या आपने कभी गधे के आकार के सिक्के के बारे में सुना है? जी हाँ, गधिया सिक्के। ये अजीबोगरीब दिखने वाले सिक्के मूल रूप से मारवाड़ में महाराजा गज सिंह के समय फदिया सिक्कों के साथ शुरू हुए थे, लेकिन इनकी बनावट इतनी अनोखी थी कि देखते ही देखते ये लगभग पूरे राजपूताना में फैल गए और कई क्षेत्रों ने इन्हें अपना लिया। इन मुद्राओं के नाम भी अपने आप में कहानी कहते हैं। मारवाड़ रियासत में विजय शाही और डब्बू शाही का बोलबाला था। अब धौलपुर का सिक्का देखिए, तमंचा शाही, नाम से ही कैसा रौब झलकता है ना। जयपुर का प्रसिद्ध झाड़ शाही, प्रतापगढ़ का सालिम शाही और मेवाड़ रियासत का चांदी से बना चांदोड़ी सिक्का, ये सब अपनी अपनी रियासतों की आर्थिक धड़कन हुआ करते थे। यहाँ के क्षेत्रीय विविधता तो देखिए, जैसलमेर में अखेज शाही और डोडिया शाही थे, झालावाड़ में मदन शाही और भीलवाड़ा के टकसालों से निकले भिलाड़ी, छोटे आकार का ढिंगला और त्रिशूल के निशान वाला त्रिशूलिया। यहाँ तक कि शाहपुरा जैसी छोटी सी रियासत का भी अपना 11 संध्या सिक्का था और बीकानेर में आलम शाही चलता था, जो वहां तक पहुंचे मुगल प्रभाव की गवाही देता है। और ये सिक्के सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं थे। जयपुर के झाड़ शाही सिक्कों पर जो 6 टहनियों वाले पेड़ या झाड़ का प्रतीक था, उसने वहां की भाषा को ही एक नया नाम दे दिया। स्थानीय ढूंढाड़ी बोली को लोग झाड़ शाही भाषा कहने लगे। मतलब जरा सोचिए, आपकी जेब में रखे एक सिक्के का आपकी रोजमर्रा की भाषा और संस्कृति पर इतना गहरा असर पड़ सकता है। आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, ब्रिटिश कलदार युग, एक युग का अंत। हमारी कहानी अब उस मोड़ पर आती है जहां सदियों से चली आ रही ये रंग बिरंगी क्षेत्रीय विविधता अचानक एक झटके में रुक जाती है। अंग्रेजों के आने के बाद सब कुछ बदल गया। उन्होंने अर्थव्यवस्था को कलदार नाम की एक सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड मुद्रा में बदल दिया। पूरे राजपूताना में फैले उस समृद्ध और विविध मुद्रा परिदृश्य की जगह अब इस अकेले ब्रिटिश कलदार सिक्के ने ले ली। पूरी आर्थिक व्यवस्था मानो रातों रात पलट गई। इसका सीधा असर क्या हुआ? राजपूताना पर ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह से हावी हो गई। सभी स्वतंत्र स्थानीय टकसालों को एक एक करके हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसी के साथ स्थानीय सिक्कों के जरिए क्षेत्रीय इतिहास और कल्चर की कहानियां सुनाने का वो शानदार दौर हमेशा के लिए खामोश हो गया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज जब डिजिटल करेंसी और यूपीआई तेजी से भौतिक सिक्कों की जगह ले रहे हैं, तो भविष्य के इतिहासकार हमारे इस वर्तमान युग को समझने के लिए जमीन से क्या खोद कर निकालेंगे? डिजिटल ट्रांजैक्शन का तो कोई भौतिक स्वरूप ही नहीं होता। हमारी अपनी विरासत को भविष्य में कैसे उजागर किया जाएगा? सोचिएगा जरूर। इतिहास हमेशा अपने निशान छोड़ता है, बस उन्हें पढ़ने वाला चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।